We are doing circular motion, children, and today's topic is really very interesting. देखो, there is a platform which can revolve around its axis. इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे इस बॉल को देख रहे हैं। ये बॉल एक स्ट्रिंग के थ्रू टाइड है और ये बॉल इस मूविंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ मूव करेगी। अब दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और दूसरा ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर है। हमें क्या पता करना है कि ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट के रोटेट करने को, एक सर्कल पर चलने को कैसे देखता है और क्या एक्सप्लेनेशन देता है, और जो ऑब्जर्वर इसको प्लेटफॉर्म से बाहर देख रहा है वो इसको क्या एक्सप्लेन करता है। ध्यान से देखो, जब इस प्लेटफॉर्म को घुमाते हैं तो ये बॉल साथ साथ घूमती है, ठीक है। अब इस पोजीशन से शुरू करते हैं। जब ये बॉल इस पोजीशन पर है, देखो, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके सामने है ये बॉल, ठीक, और ये इसे अपने सामने देख रहा है। जब इस बॉल को थोड़ी देर में घूमकर इस पोजीशन पर आ जाना है तो तुम देखो कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अभी भी उसके सामने ही बना हुआ है। थोड़ी देर में ये बॉल घूमकर यहाँ आ गई। अब ये ऑब्जर्वर अभी भी ऑब्जेक्ट को अपने रिस्पेक्ट में वहीं देख रहा है। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ बदल रही है, तो तुम देखो कि लगातार ये ऑब्जेक्ट जब सर्कल पे चल रहा है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट को लगातार ये ऑब्जर्वर अपने सामने देख रहा है। तो ये क्या बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि ये अगर अपनी जगह बदलेगा तब इसको ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ फील होगा। तो ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। और जब ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग के थ्रू बंधा था, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे आप रख दो और ये स्ट्रिंग लूज है, तो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को घुमाओगे ये ऑब्जेक्ट तुरंत बाहर की ओर खींचेगा और ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। तो जब ये ऑब्जर्वर देखता है कि ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है इसके रिस्पेक्ट में और घूमते समय ये स्ट्रिंग टाइट हो गई है, तो इस ऑब्जर्वर को लगता है कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इस टाइट स्ट्रिंग की वजह से अंदर की ओर लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इस स्ट्रिंग का टेंशन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की ओर लग रहा है, वो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर बना है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सच्चाई है। इस ऑब्जर्वर को लगता है कि ये स्ट्रिंग तो टाइट है, तो इस टाइट स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्योंकि इस बॉल को अंदर की ओर नहीं खींच पा रहा है, इसलिए इस बॉल पे ज़रूर एक फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगना चाहिए जो इसे रेस्ट पर रखे हुए है। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बॉल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कैसा ऑब्जर्वर है? जो प्लेटफॉर्म के साथ इस बॉल के साथ घूम रहा है। क्योंकि बॉल लगातार इस ऑब्जर्वर के सामने है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर को लगता है कि इसकी पोजीशन तो मेरे रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए ये बॉल मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो जो ऑब्जर्वर इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर, रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर इस ऑब्जेक्ट के साथ है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दो फोर्स हैं जो इस पर एक्ट कर रहे हैं और इसको रेस्ट पर रखे हुए हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसके हिसाब से ये बॉल रेस्ट पर नहीं है। देखो, इसके कंपैरिजन में, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल लगातार अपनी पोजीशन बदल रही है और ये एक सर्कल पर चलती हुई नज़र आ रही है इस ऑब्जर्वर को जो बाहर ग्राउंड पे है। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलता है कि ये तो सर्कल पे चल रही है, इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है और इसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन के बदलने को ये टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। टेंशन इस ऑब्जेक्ट को हर पॉइंट पर इधर टेंजेंट की डायरेक्शन में जाने की बजाय अंदर की ओर खींचता है, जिसकी वजह से ये लगातार इस सर्कल पर बना हुआ है। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, टेंशन फोर्स, जो
बाकायदा इफेक्टिव है इस पर। और इसको जब ये सर्कल पर घूमता है तो ये तो अपने टेंजेंट की डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन ये टेंशन इसे टेंजेंट की डायरेक्शन में नहीं जाने देता बल्कि अंदर खींचता है और इस रास्ते पर बनाए रखता है। तो दो ऑब्जर्वर है और दोनों ही ऑब्जर्वर इस बॉल के मोशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वर उस मूविंग प्लेटफॉर्म पर है जिसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और दूसरा ग्राउंड पर है जिसके लिए ये सर्किल पे चल रहा है। और अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर दें, ये रोटेट कर रहा है प्लेटफॉर्म, और इस स्ट्रिंग को हम कट कर दें तो ये दोनों ऑब्जर्वर इसके मोशन को बॉल के बिल्कुल अलग अलग देखेंगे। ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये बॉल रेडियस की डायरेक्शन में सीधे भाग गया, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस कर रखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी टेंशन फोर्स गायब हो गया स्ट्रिंग के कटने से, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड भाग गया। जबकि ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये टेंजेंट की डायरेक्शन में फ्लाई अवे हुआ, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंट की थी। ये टेंशन फोर्स इसको बार बार सर्कल पर मेंटेन कर रहा था अंदर की ओर खींचकर। तो जैसे ही ये स्ट्रिंग कट हुई, टेंशन फोर्स गायब हुआ, ये जिस रास्ते पर चलना चाह रहा था टेंजेंट की डायरेक्शन में, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उस पॉइंट पर ये उस डायरेक्शन में भाग गया। तो दोनों ही ऑब्जर्वर इसके मोशन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम से और क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर है तो ऑब्जर्वर 1 को ये ऑब्जेक्ट लगातार रेस्ट पर लगता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। तो ऑब्जर्वर 1 इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर देखेगा और कहेगा कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर पुल करके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जबकि फॉर ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखो चेंज हो रही है। ये ऑब्जर्वर के लिए पहले यहाँ थी, फिर पोजीशन बी पे पहुँच गई बॉल, फिर इस ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन सी पर पहुँच गई बॉल। तो बॉल लगातार इस ऑब्जर्वर को एक सर्कल पर घूमती दिखाई दे रही है और उसके लिए टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको इस सर्कल पर चलाने के लिए। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत नहीं महसूस होती इस बॉल के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए इस ऑब्जर्वर के लिए जो फोर्सेस ऑलरेडी न्यूटन की मैकेनिक्स में थे वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं। और हम लोग इस ऑब्जर्वर को कहते हैं कि ये क्योंकि रुके हुए सरफेस पर है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वो जगह जहां आप खड़े होकर किसी इवेंट को देख रहे हैं। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसे किसी स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बॉल के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जबकि इस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट लगातार टाइट स्ट्रिंग से टेंशन फील कर रहा है, फिर भी अंदर की ओर नहीं खींचता, और टेंशन जो टाइट हुई थी ये स्ट्रिंग वो भी उसको महसूस हुआ था कि बाहर की ओर इसे किसी ने खींचा था। तो इसको इस ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी रेस्ट पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्यूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो न्यूटन की मैकेनिक्स में ऐसा कोई फोर्स का जिक्र नहीं था। तो इस घूमते प्लेटफॉर्म पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होकर इस घूमती चीज़ को देख रहा है, ये प्लेटफॉर्म इस ऑब्जर्वर के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यानी वो जगह जहाँ पर न्यूटन की एक्सप्लेनेशंस काफ़ी नहीं है, कुछ और भी एडिशनली ऐड करना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। सिमिलरली अगर ये स्ट्रिंग कट कर दे तो इस ऑब्जर्वर को ये इस पोजीशन पर जब ये स्ट्रिंग कट होती है ये अपने सामने दिखाई दे रहा है। अब जब ये ऑब्जर्वर और ये बॉल दोनों इस पोजीशन से घूमकर इस पोजीशन पर आ जाते हैं, तो क्योंकि बॉल में भी इस डायरेक्शन में घूमने की वेलोसिटी थी
और ऑब्जर्वर भी साथ में प्लेटफॉर्म के घूम रहा है। तो असल में होता क्या है कि जब ऑब्जर्वर इस स्ट्रिंग को कट करके इसको देखता है, कट करता है और यहाँ देखता है, तो उसको ये बॉल अपने सामने दिखाई देती है। बॉल एक्चुअली इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जब बॉल घूमकर यहाँ पहुँची तो ऑब्जर्वर भी प्लेटफॉर्म के साथ घूमकर इसके सामने आ गया। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये बॉल इस तरफ तो बाहर निकली, लेकिन वो घूमी नहीं है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बॉल अभी भी एक लाइन पर ही थोड़ा बाहर निकली है। यहाँ बॉल इस पोजीशन से थोड़ा और बाहर निकल गई है, देखो, लेकिन ऑब्जर्वर के अभी भी ये सामने है, क्योंकि ऑब्जर्वर और बॉल दोनों इस रोटेशन को, इस सर्कुलर मोशन को इस प्लेटफॉर्म के साथ परफॉर्म कर रहे थे। और जब बॉल टाई इस स्ट्रिंग से दूर हो गई, कट गई है, तब भी इसके पास इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी थी। तो ये जैसे जैसे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है, इस प्लेटफॉर्म के घूमने की वजह से ऑब्जर्वर के बराबर सामने ही रहती है। इस पोजीशन पर भी इसको ये हर पोजीशन पर अपने सामने दिखाई देगी। तो इसलिए इस ऑब्जर्वर को, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ये बॉल स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बाहर की ओर भागती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, उसको ये बॉल इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाती दिख रही है। उसके रिस्पेक्ट में ये बॉल इस तरीके से भी मूव कर रही है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल सिर्फ इससे दूर जा रही है। देखो, बॉल के साथ साथ ये आदमी भी प्लेटफॉर्म के, ये ऑब्जर्वर भी, ये बच्चा भी प्लेटफॉर्म के साथ साथ घूम रहा है। तो इसको ये बॉल केवल अपने से दूर जाती दिख रही है। तो ये इसको स्ट्रेट लाइन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में भागता दिख रहा है, जबकि इसको ये बॉल अपनी पोजीशन बदलकर इस तरीके से जाती दिख रही है। तो इसके लिए बॉल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये डिफरेंस इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का, फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे, फॉर ऑब्जर्वर ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज रिवॉल्विंग, object is moving radially outward in a straight line, but for observer on the ground, when string is broken, object is moving on a straight line in the direction of V. So for question number 12, Selena, exercise 1C, a small pebble tied at one end of a string is placed near the periphery of a circular disc, at the center of which the other end of the string is tied. The disc is rotating about an axis passing through its center. Now what will be your observation when you are standing outside the disc? So my answer, if I am standing outside the disc, will be, for that person who is standing outside the disc, object is moving on a circle because of the tension force, because tension force is providing it centripetal force and forcing it to remain on a circle. The second part of the question is saying, what will be your observation when you are standing at the center of the disc? So here we will write the answer. For the observer who is standing at the disc, the object is at rest because it is acted upon by the two forces, the tension force or the centripetal force and centrifugal force, which are equal and opposite. So under the influence, tension and centrifugal force are opposite and equal. Centrifugal force are opposite to each other also. So we will write that object is at rest because these two forces are equal and these two forces are opposite to each other. So net force acting on the body is 0. Now come to question number 13 of exercise 1C. In this question, a piece of stone tied at one end of the thread is moving on a circle, horizontal circle, with uniform speed by hand. Answer the following questions. Is the velocity of a stone variable or uniform? The answer will be, velocity is variable because it is continuously changing direction. Is the acceleration of a stone uniform or variable?
Here also the answer will be variable because acceleration is towards the center and at each point the direction of acceleration is also changing. Which force provides centripetal force required for the circular motion? Then the tension of the string provides centripetal force required for the circular motion. And name the force and its direction which acts on the hand. On the hand, the same tension force is acting because the tension force is that force which is acting on the hand through the string. So actually the stone is pulled by the centrifugal force in outward direction, radially outward. That centrifugal force produces tension in the string, but finally on the hand, a string is connected. So tension force of the string in radially outward direction is acting on the hand, while tension of the string is acting radially inward towards the center on the stone. तो अब इसे लिखेंगे कैसे वो हम ध्यान से देखेंगे. So in answer question number 13A we will write velocity of a stone is variable because motion is changing direction at every point, and then we will show through the direction the changing direction of velocity. In 13B we will write acceleration of a stone is towards the center, in which direction centripetal force is acting, and centripetal force as well as acceleration is changing its direction at every point of motion, so acceleration is variable. Then the question number C is centripetal force is provided by tension force, and the answer number D, that is that hand is experiencing the tension of the string by the hand in radially outward direction, and we will show that the object is experiencing centrifugal force outward and tension force towards the center in radial direction, while the tension force of the string is same tension force is acting at the hand also, but in radially outward direction. So we will show the diagram and then we will write the answer. And in question number, this is question number 1 of multiple choice type, in which they are asking which of the following quantity remains constant in a uniform circular motion, and options are velocity, acceleration, speed, and both velocity and speed. So here the whole point we will write as the answer. We will write in uniform circular motion speed and kinetic energy remains constant, because in kinetic energy we write half m into speed square. It's not velocity square. Velocity square कहते हैं बेटा, लेकिन square of speed is square of a vector quantity is a scalar quantity. वो आगे पढ़ोगे तुम लोग, तो समझ के रखो कि speed और kinetic energy constant होती है, while velocity, acceleration and momentum is mass into velocity, ये तीन quantities they change because they change their direction at every point of the motion. So now 1C is complete and your chapter number 1, which is turning effect of force, is complete.